नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के, मोदी सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक नोटिस जारी की, बल्कि एक एडवाइजरी जारी की तमाम टीवी चैनल्स को इस बात के लिए कि वो टीवी चैनल्स दिल्ली में जो धमाके हुए थे, उनमें जो बंदा मारा गया है उमर, उसका एक पुराना वीडियो वायरल कर रहे थे। वो पुराना वीडियो कुल मिला जुला के जान देने को या आत्महत्या को या इस तरह की चीजों को, या आप ये कह लीजिए फिदायीन हमलों को जस्टिफाई कर रहा था। मेरे चैनल देखने वाले में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, खास तौर पे मुसलमानों से एक सवाल पूछता हूं कि क्या इस्लाम आत्महत्या अलाउ करता है? मेरे बहुत सारे मित्र हैं, और काफी पहले की बात है जब फिदायीन हमले हो रहे थे, मैं कश्मीर में था, और कश्मीर में मेरे एक दोस्त हैं जो इस्लाम के अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने मुझे कोट करके बताया था कि इस्लाम जो है आत्महत्या की इजाजत नहीं देता, खुद को मारने की, खुदकशी की इजाजत नहीं देता है इस्लाम। ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। अब मैं कोई इस्लाम का विद्वान तो हूं नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो उन्होंने बताया था वो गलत था या सही। खैर, लौट के आते हैं ये टीवी चैनलों के वायरल करने के मामले पर। अगर YouTube चैनल्स होते तो सख्त कार्रवाई हुई होती, हमारे वीडियोस हटा दिए गए होते, और भी जाने क्या क्या होता। लेकिन सरकार के पालतू टीवी चैनल हैं, तो उनके ऊपर ना केवल ये वीडियो चलाया गया, बल्कि बम बनाने के तरीके, बम कैसे बनाया जाता है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी चलाए गए। अब आप सोचिए कि एक चैनल जिसको लाखों लोग देखते हैं, वो खबर के बहाने बम बनाने के तरीके बताने लगेगा, तो क्या होगा? जिनको नहीं सीखना है वो भी आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन उनके वीडियोस डाउन करवाने, उनके वीडियोस हटाने, उन पर जुर्माना लगाने की जगह सरकार ने बड़े प्यार से कह दिया कि इस तरह की चीज नहीं दिखानी चाहिए। दरअसल दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर अजीबो गरीब खबरें आ रही हैं, और जो अपडेट्स हैं वो काफी परेशान करने वाले भी हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में दिल्ली पुलिस और सरकार सही लोगों को पकड़ रही है, या उसको पता भी नहीं है अभी तक कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जैसे 4 लोगों को रिहा कर दिया गया कुछ दिनों पहले, जिनको पूछताछ के लिए लिया गया था हिरासत में। इनमें 3 डॉक्टर्स थे, और तीनों डॉक्टर्स को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। जब इन 3 डॉक्टर्स को पकड़ा गया था, तो टीवी चैनल जो हमारे हैं वो ऐसे खबर चलाने लगे थे जैसे हर मुस्लिम डॉक्टर जो है वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। पूरा तमाशा मचाया गया था, और उसके बाद पता चला कि इनको सिर्फ पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया था। जैसे डॉक्टर प्रियंका को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया था, और पूछताछ करने के बाद इनको रिहा कर दिया गया। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो इनके ऊपर आरोप थे उसमें विस्फोटक सामग्री की खरीद फरोख्त, चैटिंग के जरिए उनसे शामिल होना, डॉक्टर उमर से दोस्ती में होना, डॉक्टर उमर से रिश्ते में होना, ये सारा कुछ आरोप लगाया गया था। इनमें डॉक्टर रेहान थे, डॉक्टर मोहम्मद थे, डॉक्टर मुस्तकीम थे, दिनेश सिंगला थे जो पिंगवा के निवासी हैं, जो खाद के विक्रेता हैं। अमोनियम नाइट्रेट मिला था, आप जानते हैं, जिसको पहले आरडीएक्स कहा गया। तो पुलिस ने इन लोगों को राउंड अप किया, और राउंड अप करने के बाद रिहा कर दिया। कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। बताया यह जा रहा है कि डॉक्टर उमर के मोबाइल में जिन लोगों के भी नंबर थे, जिनसे वो संपर्क में थे, जिनको कॉल किया करते थे या जिनसे चैट किया करते थे, उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन सब लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन हमारा जो गोदी मीडिया बैठा हुआ है वो इसको ऐसे दिखा रहा है जैसे सारे के सारे मुसलमान डॉक्टर, या वो सारे के सारे लोग जिनसे डॉक्टर उमर संपर्क में था, वो सारे के सारे लोग अपराधी हैं, सब मिलकर बम वाले कांड में लगे हुए हैं। अच्छा, पहले कहा गया एक्सीडेंट था, फिर कहा गया फिदायीन हमला था। तब मेरी समझ में यह नहीं आता है कि कोई अपनी खरीदी हुई, अपने नाम पर रजिस्टर्ड कार में ऐसा हमला क्यों करेगा, जबकि उसको पता है कि इसके बाद पूरी कार की ट्रेल मिल जाएगी, उसकी पहचान क्लियर हो जाएगी, सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि उस पर कोई फर्जी नंबर लगा होता, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो आप जानते हैं कैसे नंबर बदल दिया जाता है, कैसे फर्जी नकली जो है नंबर प्लेट लगा दी जाती है। फर्ज कीजिए कोई नकली नंबर प्लेट होती, तो हफ्तों पुलिस इसी में परेशान रहती कि जिस आदमी का विस्फोट हुआ है वो आदमी कौन है। तो जाहिर तौर पे जो आपराधिक प्रवृत्ति का होगा, जो
एकदम जुर्म करने में ट्रेंड होगा या इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की लंबी प्लानिंग कर रहा होगा, वो अपनी खरीदी हुई कार में क्यों करेगा? ये भी एक सवालिया निशान की तरह हमारे सामने है, जिसका जवाब पता नहीं कभी आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा यह खबर आई है जावेद अहमद सिद्दीकी साहब, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार बात होती रही है क्योंकि इसी से वो डॉक्टर जुड़ा रहा है। उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो ईडी ने की है और उसमें पैसे से जुड़े हुए फ्रॉड की बात की जा रही है। किसी आतंकी कनेक्शन की बात नहीं की जा रही है। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के लिए जो पैसे उन्होंने इकट्ठा किए या पैसे इधर उधर भेजे, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। और मजेदार बात यह है कि जब कल कई जगहों पर छापे पड़े, कई जगहों पर बताया जा रहा है छापे पड़े, तो कुल मिला जुलाकर जो पैसा मिला है वो 48 लाख रुपए मिला है। वो भी एक जगह से नहीं, कई जगहों से मिला है। अब आप सोचिए, यूनिवर्सिटी चलाने वाले के लिए 48 लाख रुपए ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिस पर कोई शक किया जा सकता है? इसके अलावा कहा जा रहा है डिजिटल डिवाइस मिले हैं और संदिग्ध जो है डॉक्यूमेंट मिले हैं। जो मेन आरोप लगाया है वो ये लगाया है कि नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिशन काउंसिल नैक से फ्रॉडुलेंट एक्रेडिशन क्लेम किए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपके यूनिवर्सिटी को जो एक्रेडिशन नहीं मिला है वो एक्रेडिशन आपने लगा लिया है। अगर ये आरोप लगाया जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उसमें से 50% से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के डायरेक्टर जेल में होंगे। जाहिर सी बात है कि ये काम यूनिवर्सिटीज करती हैं, अपने एक्रेडिशन को बढ़ा चढ़ा के बताती हैं, उसके लिए इधर उधर करती हैं ताकि इनके यूनिवर्सिटीज में ज्यादा लोगों का एडमिशन हो। इसका आतंक से कहीं कोई लेना देना है, फिलहाल यह बात समझ में आना मुश्किल है। कुल मिला जुला के डॉक्टर उमर के ऊपर आपने कितना भी शिकंजा कसा हुआ है, जो इस दुनिया से जा चुका है, जिसने फिदायीन हमला किया था, उसके अलावा अभी कोई लंबा ट्रेल, कोई बड़ी प्लानिंग कम से कम पब्लिक में सामने नहीं आई है। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी जांच कितनी अच्छे से हो रही है। और इसके जांच की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जांच की सारी बातें हमें पता भी नहीं चलेंगी, लेकिन गोदी मीडिया जो इसका ट्रायल चला रहा है, जिसमें सारे मुसलमान डॉक्टरों को, अल फलाह यूनिवर्सिटी को, आपको याद होगा यति नरसिंहानंद ने इसके बाद कहा था कि जामिया और अलीगढ़ को बंदूक से, तोप से उड़ा देना चाहिए। ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं और कैसे की जा रही हैं, किस बिना पे की जा रही हैं, ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। और जब ये सब चल रहा है तो मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला सुनाता हूं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन हाई कोर्ट को अब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट कहा जाता है। वहां एक साहब को गिरफ्तार किया गया था। आरिफ अहमद नाम के व्यक्ति हैं, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया था, इनके ऊपर रेप का आरोप लगाया गया, बाकी सब लगाया गया, लेकिन मेन आरोप यह था कि आरिफ ने धर्म परिवर्तन कराया है, कन्वर्जन कराया है, और इस तरह से यूपी में कानून का उल्लंघन किया है। इसके लिए उसको उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उस आदमी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आगे क्या होना है देखना है। मैं ये बता क्यों रहा था कि इधर उधर के मामलों में मुसलमानों को फंसाने का मामला इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारे जैसे लोगों को भी शक होता है कि दिल्ली बम ब्लास्ट में मीडिया में जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कहीं फर्जी तो नहीं है। एक और किस्सा सुनिए, ये भी यूपी का है। गाजियाबाद में एक बस में बम ब्लास्ट हुआ था 1996 को। 27 अप्रैल 1996 को रुड़की डिपो की एक बस थी जिसमें 53 लोग थे। उसमें 5 बजे के आसपास एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 48 लोग घायल हुए। अब जब इसका चार्जशीट दाखिल हुआ तो पुलिस का दावा था कि पाकिस्तानी नागरिक और हरकत-उल अंसार के कथित जिला कमांडर अब्दुल मतीन उर्फ इकबाल उर्फ मोहम्मद इलियास और तस्लीम ने मिलकर यह विस्फोट किया था। और पुलिस का दावा था कि इलियास ने अपने पिता और भाई की मौजूदगी में बम लगाने की बात कबूल की थी। यह कबूलनामा जो है वो ऑडियो कैसेट में दर्ज किया गया था। अब इसके बाद 2013 में जो फैसला आया उसमें तस्लीम को बरी कर दिया गया और इलियास और अब्दुल मतीन को जेल में रखा गया। मामला हाई कोर्ट में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही मामला है। 29 साल जेल में रहने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि पुलिस ने जो कबूलनामा पेश किया है उसके अलावा
कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। बहुत सीरियस घटना थी, लेकिन चूंकि कोई सबूत नहीं है तो हमको रिहा करना पड़ेगा। 29 साल एक बंदा जेल में रहा और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। 29 साल में यूपी पुलिस कोई ऐसा सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई जिससे इस बंदे को उस धमाके से जोड़ा जा सके। मैं यहां पर बरी करने वाला कोई नहीं हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इलियास ने धमाका किया था कि नहीं किया था। पुलिस के पास कबूलनामे कैसे आते हैं हम सब जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही मान लीजिए कि उसने धमाका किया था, तो भी आप सोचिए कि 29 साल तक उस आदमी के खिलाफ एक सबूत ऐसा इकट्ठा नहीं कर पाई यूपी की पुलिस कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको सजा दे सके। और मान लीजिए कि वो बेगुनाह हुआ तो 29 साल उसके जेल में निकल गए सिर्फ मुकदमे के दौरान। आप सोचिए 20 साल का आजीवन कारावास होता है, तो लगभग 1.5 आजीवन कारावास उसने जेल में भुगत लिया निर्दोष होने के बावजूद। और यह इकलौता केस तो है नहीं। 2021 में सूरत की एक अदालत ने 127 मुसलमानों को बरी किया था। लेकिन खबर इतनी नहीं है। खबर यह है कि उसके पहले वो 19 साल 19 इयर्स जेल के अंदर रह चुके थे। इन सबको आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने यह क्लियर किया कि कोई भी सबूत उनके खिलाफ पेश नहीं हो सका और माना कि जांच का जो पूरा प्रोसेस था उसमें ढेरों गलतियां थीं। यानी 19 साल बेगुनाह जेल में रहे। उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया था अब्दुल रहमान को। कहा गया था कि हरकतुल जिहाद अल इस्लामी नाम के आतंकवादी संगठन से इसका रिश्ता है। 8 साल तक जेल में रखा गया और इनको फरवरी 2016 में रिहा कर दिया गया। कहा गया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। यानी 7 साल बिना किसी सबूत के ये जेल में रहे। लकी रहे कि 8 साल में ही छूट गए। 29 साल और 20 साल के किस्से में आपको सुना ही चुका हूं। 1993 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसके बाद जो ट्रेन बम विस्फोट हुआ था उसमें 19 साल की उम्र में निसारुद्दीन अहमद को गिरफ्तार किया गया था। 23 साल जेल में रखा गया। 19 साल के लड़के को 23 साल जेल में रखा गया। जब जेल में गया तो सारे सपने जवान होंगे और जब जेल से निकला होगा सारे सपने खत्म हो गए होंगे। और आप जानते हैं कि इतने टाइम तक जेल से कोई निकल के आए तो समाज उसके साथ क्या व्यवहार करता है। सबूत सारे यहां भी कमजोर पाए गए। ऐसे ही 1993 में टाडा के तहत जमील अहमद खान और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कहा गया था कि ये बाबरी विध्वंस का बदला ले रहे हैं। 25 साल जेल में काटे इन्होंने। 25 साल जोड़ लीजिएगा। एक बच्चा जो पैदा हुआ होगा वो शादी लायक हो जाता है 25 साल की उम्र में। 25 साल इन लोगों ने जेल में काटे और उसके बाद फरवरी 2019 में नासिक की कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनको रिहा किया गया। अब आप सोचिएगा कि 25 साल बाद जब ये रिहा हुए हैं तो इनकी जिंदगी में क्या बचा होगा। 1996 में सलमेटी बम विस्फोट हुआ था। उसमें अब्दुल गनी और मिर्जा निसार हुसैन सहित 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 23 साल बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने इनको बरी किया और कहा कि मामला फर्जीवाड़ा का था। मोहम्मद आमिर खान को 1994 में गिरफ्तार किया गया 18 साल की उम्र में और 14 साल बाद 2021 में दिल्ली कोर्ट ने इनको रिहा किया। कहा कोई सबूत नहीं है। एक और केस सुन लीजिए। अशफाक नन्हे और मोहम्मद वारिस, इनको 2020 में मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया। कहा गया कि जैश-ए मोहम्मद के आतंकी को इन्होंने पनाह दी थी। 19 साल जेल में रहने के बाद 2019 में इनको रिहा किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह मुकदमा, ये पूरा का पूरा आरोप, ये सब झूठा था। लेकिन कहा 19 साल के बाद बिना किसी अपराध के आजीवन कारावास भुगत लिया उन लोगों ने जिनका मैंने नाम लिया और जिनका किस्सा आपको सुनाया। ये सब किस्से सुनाने की वजह क्या थी? पहली बात तो ये कि सिर्फ किसी पर आरोप लग जाने से वो अपराधी साबित नहीं हो जाता है। हमारा जब कानून बना था तो उसके लिए सिद्धांत यह दिया गया था कि 1000 जालिम छूट जाएं, 1000 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह पकड़ा नहीं जाना चाहिए। हो यह गया है
कि बेगुनाहों को पकड़ के एक पूरी जिंदगी जेलों में बर्बाद कर दी जाती है, और खास तौर पर अगर वो मुसलमान हैं और आतंकवाद से जुड़ी चीजें जोड़ दी जाती हैं, तब तो मामला निहायत खतरनाक होता चला जाता है। 19 साल, 20 साल, 21 साल, 26 साल सुनने में कितना कम लगता है, लेकिन कहिए यह कि पूरी जिंदगी जेल में बीत जाती है, और जब रिहा होते हैं तो पहले ही उनके साथ अन्याय हो चुका होता है। रिहा होना न्याय नहीं होता है, और हमारे देश में कुछ ऐसा सिस्टम है कि उनको फर्जी मुकदमों में फंसा कर गिरफ्तार करने वालों को कोई सजा नहीं होती। एक आदमी के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से 19 साल उसके या 21 साल या 8 साल उसके जेल में गुजर गए। तो जिन्होंने झूठा आरोप लगाया है, जिन्होंने फर्जी केस बनाया है, क्या उनके खिलाफ सजा नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसे चंद पुलिस वालों को सजा हो जाए तो बाकी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। यह तो हमारे आंखों देखी, हमारे सामने की बात है कि उमर खालिद जेल में सड़ रहा है 5 साल से, खालिद सैफी, सरजिल इमाम और कितने ही लोग। और जब मामला कोर्ट में जाता है तो पुलिस ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार है, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसको अगर जमानत मिल जाएगी तो देश में जाने क्या हो जाएगा। सोचिए, 10 साल मुकदमा चलने के बाद एक दिन जब वो बेगुनाह रिहा होगा तो क्या बचेगा? एक लड़का जो एमए करता है, एमफिल करता है, पीएचडी करता है, और उसके बाद आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, सारा कैरियर खत्म, सारी जिंदगी खत्म। और उसकी जिंदगी जो खतरे में पड़ती है क्योंकि गोदी मीडिया ने उसको इतना बड़ा विलन बना दिया है कि अब सड़कों पर वो निकलेगा तो कोई भी पागल उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसे में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए हैं, हमारी डिमांड यही है कि जांच हो, सख्त से सख्त जांच हो। हमारी दिल्ली को, हमारे शहर को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, जिन लोगों ने अपनी आतंकवादी कार्रवाई का निशाना बनाया है, वो निश्चित रूप से दोषी हैं और उनको सजा मिले। लेकिन इस चक्कर में, मीडिया के दबाव में, या फिर किसी भी तरह कुछ लोगों को जेलों के सींचे के पीछे पहुंचा देने की जिद में बेगुनाहों को कतई ना फंसाया जाए। अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो पुलिस मीडिया से कहे कि भाई पूछताछ के लिए पकड़ा गया है, अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, वरना हमारी जो गिद्ध मीडिया है वो हिंदू मुसलमान के चक्कर में क्या क्या छाप देगी, क्या क्या बोल देगी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसीलिए मुझे लगा कि इन घटनाओं के बारे में डिटेल से आपसे बात करना जरूरी है। आपको क्या लगा कमेंट में जरूर बताइए, जुड़े रहिए। अगर मुमकिन हो तो 3 रुपए रोज से भी कम पर हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, बहुत आसान है। वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके अलावा आप हमारे पिन कमेंट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर लिंक है, साथ में आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आपकी ये सब मदद इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने दम पर लगातार खड़े होकर सच बोल सकें। आपकी ताकत होगी तो हम आपकी बात करेंगे, और अगर ये सब ना करना मुमकिन हो तो कम से कम वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।